नमस्कार। आज हम जानेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो पहला प्रश्न ये है कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। तो इसका आंसर है कि इलेक्ट्रिक चार्ज मैटर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है। जैसे मास मैटर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है, उसी तरह चार्ज भी मैटर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है। चार्ज पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर न्यूट्रल हो सकते हैं, बट मास के केस में ऐसा नहीं है। अब दूसरा प्रश्न ये है कि क्या ये दिखता है। चार्ज को हम क्या देख सकते हैं? तो नहीं, चार्ज के इफ़ेक्ट को हम देख सकते हैं। जैसे अगर सिमिलर चार्ज हो तो ये एक दूसरे को ये रिपेल करेंगे, बट अगर डिसिमिलर चार्ज हो तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। चार्ज के बारे में सबसे पहले थेल्स ने बताया था, लगभग 3000 ईयर एगो। थेल्स ने बताया कि अगर किसी रूबी को ऊल या किसी कपड़े से रगड़ रहे हैं तो छोटे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने लगता है। तो थेल्स ने चार्ज के इफ़ेक्ट के बारे में बताया था, लेकिन थेल्स ने ये नहीं बताया था कि ये क्यों होता है। ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के ट्रांसफ़र के नाते होता है या फिर क्यों होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर सपोज आपने ग्लास का कोई रॉड है, उसको आपने कपड़े से आपने उसको रब किया है, तो आप देखेंगे कि वो ग्लास का रॉड जो होता है कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े को अट्रैक्ट करने लगता है। तो ये सब इफ़ेक्ट होते क्यों हैं, अब इसको जानते हैं। ये जो इफ़ेक्ट होता है चार्ज गेन या चार्ज डिफिसिट के नाते होता है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन गया है वो निगेटिव हो जाता है, लेकिन जहाँ इलेक्ट्रॉन की डिफिसिट हुआ है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन आपके मन में ये आ रहा होगा कि क्यों इंसुलेटर पे ही ये इफ़ेक्ट दिखता है, अगर मेटल है तो ये इफ़ेक्ट नहीं दिखता है। तो होता क्या है कि जो इंसुलेटर होते हैं, जो नॉन मेटल होते हैं, उस पर चार्ज स्टे कर सकते हैं। सपोज वहाँ पर इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो गए, बट अगर ये मेटल होता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं या चार्ज होते हैं वो डिसिपेट हो जाते हैं, इसलिए इस पर ये इफ़ेक्ट नहीं रहता है। और इसके केस में अगर ये इंसुलेटर है तो इस पर चार्ज कलेक्ट रहेंगे, और इसके पास अगर छोटे ऑब्जेक्ट लाएंगे आप तो ये उसको अट्रैक्ट करने लगेगा। चलिए अब हम जानते हैं चार्ज क्वांटाइज होता है या कंटिन्यूअस होता है। तो इससे पहले हम ये समझते हैं क्वांटाइजेशन या कंटिन्यूअस क्या होता है। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपने एक लाइन लिया है, अगर कोई बोले ये लाइन कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब ये है कि आप इसमें से चाहे जितना छोटा टुकड़ा काट सकते हैं, 10⁻⁻20 मीटर, 10⁻30 मीटर, जो चाहे आप इसको कट कर सकते हैं, या फिर आप इसका हाफ कट कर सकते हैं। बट अगर कोई बोले ये लाइन क्वांटाइज है, इसका मतलब ये है कि ये लाइन डॉट से मिलके बना है, पॉइंट से मिलके बना है। अब यहाँ पर एक कांस्टेंट हो गया, यहाँ पर एक लिमिटेशन हो गया। आप सबसे छोटी जो लाइन आप यहाँ से काट के निकाल सकते हैं वो पॉइंट के बराबर होगी, उससे छोटी लाइन आप नहीं काट के निकाल सकते हैं। और आप अगर इससे बड़ी लाइन ले रहे हैं तो क्या होगा, इसी का मल्टीप्लाई हो जाएगा। हो सकता है आप बड़ी लाइन लें 2000 टाइम्स हो उस पॉइंट के, या 10,000 टाइम हो, बट वो पॉइंट्स के, वो डॉट के मल्टीप्लाई में ही होगा। तो यही फ़र्क होता है कंटिन्यूअस और क्वांटाइज में। तो अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं ये जो चार्ज होता है वो कंटिन्यूअस होता है या फिर क्वांटाइज होता है। तो इसके बारे में अमेरिकन साइंटिस्ट मिलकर ने बताया था कि चार्ज क्वांटाइज होता है या फिर कंटिन्यूअस होता है। इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने 2 पैरेलल प्लेट लिए। तो मिलकर ने क्या किया, प्लेट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, और उन्होंने क्या किया, यहाँ पर ऑयल ड्रॉपलेट को स्प्रे किया। तो ऑयल ड्रॉपलेट ग्रेविटी के नाते नीचे फॉल कर रही है। तो मिलकर ने इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से एडजस्ट किया कि जो mg इस पर फोर्स डाउनवर्ड लग रहा था वाटर ड्रॉपलेट पे, ऑयल ड्रॉपलेट पे, उतना ही फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के नाते ऊपर की तरफ लगने लगा। तो जब बराबर फोर्स लगने लगा तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऑयल ड्रॉप नीचे आने लगा। फोर्स जो है इतना इलेक्ट्रिक फील्ड के नाते लग रहा है। सपोज ई उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। अब फोर्स हमें पता है तो हमें वहाँ चार्ज कितना है वो पता चल जाएगा। तो उन्होंने हर ड्रॉप पे देखा कि कितना चार्ज है। तो एक चीज़ उन्होंने पाया कि जो चार्ज आ रहे हैं हमेशा क्यू, वो किसी पर्टिकुलर नंबर के मल्टीप्लिकेशन में आ रहे हैं।
वो पर्टिकुलर नंबर क्या है, वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। यानी कि जो भी चार्ज उनको मिल रहा है वो इसके 1000 10,000 या सम मल्टीप्लाई में ही वो चार्ज मिल रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि ये चार्ज जो है क्वांटाइज होता है। जो चार्ज का बेसिक यूनिट है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है। इसी से ही मिला के बड़े चार्ज बनते हैं। तो मिल्कन के एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है चार्ज जो है वो क्वांटाइज होता है, न कि कॉन्टिन्यूस होता है। चलिए अब हम बात करते हैं कूलम्स लॉ के बारे में। कूलम फ्रेंच आर्मी में एक इंजीनियर थे। उन्होंने अपना करियर ऐसे इंजीनियर स्टार्ट किया था। तो अब उनके लॉ के बारे में जानना है। सपोज दो चार्ज Q1 Q2 हैं और r डिस्टेंस पे हैं, तो उसके बीच में कितना फोर्स लगेगा, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई r²। इसी फार्मूले को कूलम ने फाइंड किया था। अब हम ये देखते हैं कि इस फार्मूले को कूलम ने पाया कैसे था। कूलम ने टॉर्सन बैलेंस का यूज़ करके दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लग रहा है उसको उन्होंने बताया था। तो कूलम ने क्या किया, एक मेटेलिक स्पेयर लिया। सपोज इस पे चार्ज Q है। ऐसे ही सिमिलर और भी उस मेटल हैं, मान लो उस पर कोई भी चार्ज नहीं है। स्पेयर को इसके कॉन्टेक्ट में जब लाया तब चार्ज जो है डिवाइड हो गया। अब चार्ज Q/2 हो गया। ऐसे ही उन्होंने और भी स्पेयर को, सपोज इसी स्पेयर को Q/2 चार्ज इस स्पेयर में है, अनदर स्पेयर को अगर लाएंगे साथ तो अब ये डिवाइड होके Q/4 हो जाएगा। तब उन्होंने देखा कि जो फोर्स काम कर रहा है, ये जो चार्ज जो हैं, सपोज जो भी Q1 डैश Q2 डैश जो भी हैं, उनके मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल में हमेशा आ रहा है। और फिर उन्होंने क्या किया, डिस्टेंस को वेरी करके देखा। चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है उसको वेरी करके देख रहे थे। तो उन्होंने पाया कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। मीन्स F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तब ये जो है फार्मूला F इक्वल टू K 1/r² Q1 Q2 हो गया। इस तरह से इस फार्मूले को उन्होंने पाया था। यहाँ पर K क्या है, 1/4 पाई ε0। ये ε0 जो है ये वैक्यूम के लिए परमिटिविटी है। अगर यही सपोज दोनों चार्ज वाटर में हो जाए तो उसके लिए ये एप्सिलॉन की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। तो परमिटिविटी हमें ये बताता है कौन सा मीडियम कितना इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाउ कर रहा है या रेजिस्ट कर रहा है। तो परमिटिविटी हमसे हमें यही पता चल जाता है। अगर सपोज यही वाटर रहे तो उसके लिए परमिटिविटी इससे कम रहेगा, और अगर आयरन रहे तो उसके लिए वैक्यूम से भी ज़्यादा परमिटिविटी रहेगी। कूलम लॉ से हमने ये देख लिया कि दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स काम कर रहा है। लेकिन सपोज किसी सिस्टम में मल्टीपल चार्ज हैं, Q1 Q2 Q3, तो इस केस में फोर्स हम कैसे फाइंड करेंगे। इसके लिए हम कूलम्स लॉ का जो फोर्स का फार्मूला आपने देखा, F इक्वल टू 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 बाई r²। इसको हम वेक्टर फॉर्म में देखते हैं। वो फोर्स जो है वेक्टर है, तो इस फार्मूले को हम वेक्टर फॉर्म में ही देखते हैं। एक चार्ज यहाँ पर Q1 है और यहाँ पर एक चार्ज Q2 है। इसका पोजीशन वेक्टर r1 और इसका पोजीशन वेक्टर आप निकालना जानते होंगे। सपोज कोई पॉइंट A जो x1 y1 पे है, तो इसका पोजीशन वेक्टर हम क्या निकालेंगे, ये जो पोजीशन वेक्टर होगा वो सपोज A वेक्टर वो ओरिजिन से हम निकालना है, तो x1 - 0 और y1 - 0, और इसका डायरेक्शन जो होगा ओरिजिन से पॉइंट की तरफ होगा। उसी तरह से हमने ये पोजीशन वेक्टर निकाला है। तो ये R1 का पोजीशन वेक्टर, ये R2 का पोजीशन वेक्टर, और ओरिजिन से इसका पॉइंट की तरफ है इसका पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन। और अगर हम R12 की वैल्यू निकालें तो इसका डायरेक्शन 2 से 1 की तरफ होगा, ये होगा R12।
और R21 की वैल्यू निकाल लेंगे अगर हम, तो इसका डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन पे R21। तो अब हम देखते हैं फोर्स। हाँ, और इसका यूनिट वेक्टर अगर हम निकालना चाह रहे हैं, अगर इस वेक्टर का R12 का यूनिट वेक्टर निकालेगा हम, तो R12 का यूनिट वेक्टर जो होगा R12 वेक्टर बाई R12 का मैग्नीट्यूड। और अगर R21 की वैल्यू निकालें यूनिट वेक्टर, तो R21 वो माइनस होगा R12 का, क्योंकि इनका डायरेक्शन केवल अलग है, मैग्नीट्यूड सेम है। तो हम फोर्स निकालते हैं। Q1 की वजह से Q2 पे जो फोर्स लग रहा है उसको हम देखते हैं, जो ये होगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R12 का स्क्वायर एंड R12 कैप इन डायरेक्शन ऑफ R12। ये हो गया फोर्स Q1 की वजह से Q2 पे लगने वाला। लेकिन अब हम देखते हैं कि Q2 की वजह से Q1 पे फोर्स क्या लगेगा, वो होगा सेम ही होगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R21 का स्क्वायर, और ये R21। लेकिन हम जान रहे हैं कि R21 जो है निगेटिव ऑफ R12 था, तो यहाँ पर एक निगेटिव हो जाएगा। तो बस डायरेक्शन केवल चेंज हुआ है, फोर्स मैग्नीट्यूड सेम ही है। तो हम अगर Q1 की वजह से इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो Q2 की वजह से इस डायरेक्शन में फोर्स है, तो इसीलिए ये निगेटिव आ जाएगा। तो हमने वेक्टर फॉर्म में ये फोर्स का फार्मूला देख लिया। अब हम देखेंगे कि अगर मल्टीपल चार्जेस किसी सिस्टम में हैं तो उनके ऊपर फोर्स कैसे लगेगा। चलिए अब हम देखते हैं, अगर मल्टीपल चार्ज हैं तो वहाँ पर कैसे फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हम 3 चार्जेस ले रहे हैं, Q1 Q2 और Q3। तो इनके पोजीशन वेक्टर ये R1 R2 और R3। Q1 Q2 के बीच में डिस्टेंस ये होगा R21। सेम वे R23। अगर हम Q1 से Q2 पर फोर्स निकालना चाहें, फोर्स का डायरेक्शन R21 की डायरेक्शन में होगा, दैट इज ये फोर्स है F21। और F21 की जो वैल्यू होगी, F21 इज इक्वल टू 1/4πε0 in vacuum। I am calculating this force in vacuum, and Q1 Q2 by R21। This is vector, these are vector, but this is the magnitude and R21 cap। तो इसी तरह से चार्ज Q3 की वजह से Q2 पे जो फोर्स लगने वाला है वो होगा इस डायरेक्शन में, R23 के डायरेक्शन में, जो होगा F23 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q2 Q3 बाई R23 का स्क्वायर R23 कैप। पैरेललोग्राम लॉ से हम इसका रिजल्टेंट फोर्स जो Q2 पे काम कर रहा है वो देख सकते हैं। तो ये होगा F23। पैरेललोग्राम लॉ से हम देखते हैं F21 F23, एंड यहाँ ये रिजल्टेंट फोर्स होगा, दैट इज F2 पे जो काम करेगा। तो F2 पे जो काम करने वाला फोर्स है F2 इज इक्वल टू F21 प्लस F23। अगर ऐसे सपोज अगर 10 चार्ज हो, 100 चार्ज हो, तो ऐसे में हम सेम फार्मूले को
इस फार्मूले से हम फोर्स निकाल सकते हैं। सपोज अगर n नंबर ऑफ चार्ज हो, किसी x चार्ज पे कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं वो हम ऐसे ही Fx1 प्लस Fx2 प्लस Fx3 प्लस Fxn निकाल सकते हैं, जो कि होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड हियर इज Qx एंड Qi डिवाइड बाई आर एक्स आई का स्क्वायर। हियर इज आई एफ 1 to n that will be the formula for x number of charges in a system and they are exerting force at x। तो ये फोर्स जो है जब किसी सिस्टम में n नंबर ऑफ चार्जेस हैं और किसी पर्टिकुलर चार्ज x पे वो कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं उसके लिए ये फार्मूला वैलिड है। अगर दो चार्ज एक Q है और Q है तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, अगर इनके बीच की दूरी r है तो दो पॉइंट चार्ज हैं r, तो ये फोर्स लगेगा। सपोज आपने ये चार्ज Q को रिमूव कर दिया तो अब फिर यहाँ पर क्या बचेगा? अब तो कोई फोर्स यहाँ पर नहीं लगेगा क्योंकि चार्ज नहीं है, लेकिन चार्ज हटाने के बाद क्या किसी चीज़ का एग्जिस्टेंस है यहाँ पर? तो साइंटिस्ट ने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर Q यहाँ पर नहीं है तो भी इस Q की वजह से इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, जिसकी वैल्यू E इज इक्वल टू, यहाँ पर R मतलब Q से किसी डिस्टेंस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल रहे हैं, यानी वैल्यू R। और R कैप ये डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में हम निकाल रहे हैं। अगर ये Q पॉजिटिव रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके आउटवर्ड रहता है हमेशा, लेकिन अगर ये Q निगेटिव रहता है, माइनस Q रहता है, तो इसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड रहता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रेंज में अगर हम कोई चार्ज लाते हैं तो उस पर फोर्स F काम करता है, जिसकी वैल्यू F इज इक्वल टू QE इज वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो इज ए वेक्टर। अगर यहाँ पर Q की वैल्यू अगर हम 1 रख दें तो हम देखेंगे जो फोर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगी। इसका मतलब ये है कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड E के द्वारा किसी डिस्टेंस R पर अगर कोई यूनिट चार्ज है तो उस पर जो फोर्स काम करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। न्यूमेरिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है फोर्स। अब हम देखते हैं मल्टीपल चार्जेस के नाते किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। मान लीजिए Q1, Q2, Q3 तीन चार्जेस हैं। इनकी वजह से किसी पॉइंट पे P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम उसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। कोई पॉइंट P है जिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ये P है। Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन होगी। सपोज ये E1 है। Q2 की वजह से ये इस डायरेक्शन में होगी। हम सभी को पॉजिटिव चार्ज ही मान रहे हैं। सपोज ये E2 है। और Q3 की वजह से ये इस डायरेक्शन में होगी, ये E3 है। अब हम पहले E1 और E2 का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं पैरेललोग्राम से। तो ये आएगा, इसकी वजह से ये कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। सपोज ER1 है। इस रिजल्टेंट ER1 और E3 के बीच में हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। वही फाइनल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और उस जो डायरेक्शन शो करेगा वही उसका डायरेक्शन होगा। तो फिर से हम पैरेललोग्राम अप्लाई करते हैं। इसका जो रिजल्टेंट होगा वही एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यही एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। यही एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड है।
रिजल्टेंट, और यही इसका डायरेक्शन है। फार्मूले में अगर हम देखें तो Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने ये माना कि ये जो P से Q1 R1 डिस्टेंस पे है और Q2 R2 डिस्टेंस पे है और Q3 R3 डिस्टेंस पे है, और ये उनका पोजीशन वेक्टर है। और इसका यूनिट वेक्टर R1 कैप ये होगा R1 वेक्टर बाई R1। इसी तरह से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E इस वेक्टर इज इक्वल टू E1 का वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर। लेकिन अगर सपोज इसी तरह से n चार्जेस हैं, उनकी वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है, तो En वेक्टर इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस डॉट 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 En वेक्टर, जिसकी वैल्यू 1/4 QI बाई RI स्क्वायर RI कैप। इसका समेशन हम करेंगे I इज इक्वल टू 1 to I इज इक्वल टू n तक। तो n चार्जेस का अगर किसी सिस्टम में n चार्जेस हैं तो वहाँ पर उन चार्जेस की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे लगेगा n चार्जेस की वजह से एट पॉइंट P पर, ये उसका फार्मूला होगा।